कितना आया बेटा? 300% इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखो वी नो दैट पावर का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर। क्यों? क्योंकि करंट की बात हो रही है, इसमें रेजिस्टेंस की बात हो रही है। मान लिया ओरिजिनल पावर विद ओरिजिनल करंट आई, लेट आई डिनोट्स द ओरिजिनल करंट, आर इज द रेजिस्टेंस जिसकी बात हो रही है, एंड पावर जो होगी उस केस के अंदर, अब सब यहां देखेंगे, वो आई स्क्वायर आर होगी। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वंस द करंट इज इंक्रीज्ड, कितना किया है? 100% इज इंक्रीज्ड बाय 100%, यानी कि ओरिजिनल करंट में आपने 100% ऑफ ओरिजिनल करंट इंक्रीज कर दिया, तो यानी कि आई डैश इज इक्वल टू आई प्लस 100/100 इंटू आई, यानी कि द न्यू करंट बिकम्स व्हाट? ट्वाइस ऑफ आई। 100% इंक्रीज का मतलब क्या होगा? ट्वाइस ऑफ आई। तो परसेंटेज इंक्रीज इन पावर इज व्हाट? न्यू पावर माइनस ओरिजिनल पावर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल पावर इन 200। एक्सीलेंट आंसर, राइट। सो दोनों ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। नाउ ओरिजिनल पावर इज रिलेटेड टू, अब न्यू पावर क्या हो जाएगी? नया करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वही रहेगा। नया करंट कितना है हमारे पास? 2i का होल स्क्वायर इनटू आर, दैट बिकम्स 4i स्क्वायर इनटू आर, दैट मींस 4p हो गया आई स्क्वायर आर। तो न्यू पावर बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल पावर। क्या ये क्लियर है या नहीं यहां तक? या शुड आई एक्सप्लेन यू अगेन? राइट। सो ओरिजिनल पावर, नई पावर होगी 4p, पुरानी तो p है ही, डिवाइड बाई p इंटू 100। सो सीधी सी बात है, ये 3p/p हो गया इंटू 100, तो बेटा जी ये आ गया 300% आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव that in series combination in series combination of number of resistances, in series combination of number of resistances, in series combination of number of resistances or electrical appliance, the reciprocal of total power, the reciprocal of total power consumption, the reciprocal of total power consumption is equal to the sum of the reciprocal, is equal to sum of the reciprocal of power, of individual appliances. Prove that in series combination of electrical appliance, the reciprocal of total power consumption is equal to sum of the reciprocal of power of individual appliances. राइट। यानी कि यहां पर एप्लियांसेस का मतलब लोड की बात हो रही है। लोड मतलब रेजिस्टेंसेस। All electrical appliances are regarded to be loads. Loads are the electrical devices that consumes electrical energy to do their respective task. अब अगर इलेक्ट्रिकल एप्लियांसेस में, अब हमें यहां पर क्या बताना है कि अगर सीरीज में लगे हुए हैं, मान लिया बल्ब है, टीवी है, लैपटॉप है, ये आपने गलती से सीरीज में लगा दिए, क्या ये सीरीज में लगने चाहिए? लेकिन लगा दिया आपने। तो अब इन सभी डिवाइसेस की जो पावर होगी वो ये होगी, पूरे सर्किट का नेटवर्क जो हो गया ना, टोटल पावर इंडिविजुअल डिवाइस के पावर से भी कम हो गया। मान लिया टीवी 100 वॉट का है, दूसरा 200 वॉट का डिवाइस है, तीसरा 500 वॉट का डिवाइस है, तो गलती से आपने तीनों को किसमें लगा दिया? सीरीज में लगा दिया। तो जो टोटल पावर आएगी वो इंडिविजुअल डिवाइस से भी कम पावर होगी, तो सारे के सारे डिवाइस खराब हो जाएंगे नहीं, क्योंकि पावर कंजम्पशन अगला 500 वॉट की मांग रहा है,
और मिल रहा है उसको 100 वॉट, तो क्यों काम करेगा वो? ताकत ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दी जा रही, कहां से काम होगा? तो ये बात हमें प्रूव करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। ये अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर सो कॉल्ड डिफिकल्ट पेपर आता है तो। इसका आंसर हम यहां से शुरुआत करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जानते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लिया भाई 3 ही डिवाइस ली है मैंने, राइट। अब मैं काम करता हूं, दोनों तरफ v स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। दोनों तरफ मैं अगर v स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? या फर्दर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? मैथमेटिकली बोलिए, ये किसका फार्मूला होता है? तो यहां मैं कह सकता हूं ना टोटल पावर, पहले डिवाइस की पावर 1/P1, दूसरे की 1/P2, तीसरे की 1/P3, हेंस प्रूव्ड। सर एक क्वेश्चन था, जब हम फॉर्मूला देखते हैं कि P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, उस हिसाब से पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन I स्क्वायर R के हिसाब से पावर और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ, उसका कारण है क्योंकि करंट क्या है? इफेक्ट है और पोटेंशियल कॉज है। तो वो सप्लाई पे डिपेंड करती है पावर। जो डिवाइस है उसकी पावर में चेंज आ सकता है। क्यों चेंज आ सकता है? अब आपने यही देख लो ना कि आपने इनको जो है सीरीज में लगा दिया तो करंट तो सेम मिल नहीं रहा, सप्लाई तो पूरी दे रही है, तो पावर कम हो गया नहीं हो गया, राइट? तो पावर कम नहीं मतलब चेंज हो गया नहीं हो गया? कांस्टेंट होगा करंट पर। हाँ, ये उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, ये इस पे डिपेंड करता है कि जो भी डिवाइस है वो किस पोटेंशियल पर हम लगा रहे हैं, तो पावर कुछ और आएगी। और उस डिवाइस में करंट कितना जा रहा है उससे पावर कुछ और आएगी। सर लेकिन एक टाइम पे तो एक फॉर्मूला भाई 220 नहीं नहीं नहीं, फॉर्मूला तो एक ही यूज हो रहा है, लेकिन डिवाइस कैन हैव डिफरेंट पावर। अभी नहीं बताया मैंने कि तीनों डिवाइस को आपने सीरीज में लगा दिया, अब सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस ओवरऑल सर्किट का बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई कितनी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गई। हाँ, तो करंट डिग्री पावर में चेंज आ गया, 500 वॉट पावर चाहिए उसे, लेकिन मान लिया वो 300 वॉट ही ले रहा है, तो पावर में चेंज आया करंट के कारण, सप्लाई उतनी नहीं मिली उसे जितनी मिलनी चाहिए थी। आप समझे नहीं बात को? जब आपने डिवाइस को सप्लाई 220 वोल्ट देनी है, उसका अपना कोई रेजिस्टेंस है, तो क्वाइट ऑब्वियस है उसकी पावर आ जाएगी, और वो पावर मैन्युफैक्चरर ही लिख देगा उसके ऊपर कि 220 वोल्ट की सप्लाई पर इस लोड का ये टोटल, इस पर्टिकुलर डिवाइस का ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो ये इतनी पावर लेगा। वो डिवाइस पे लिखा हुआ है 500 वोल्ट, राइट। लेकिन अब आपने उसको 220 वोल्ट दिया ही नहीं, उसे कम पोटेंशियल दे दिया, तो करंट की जो सप्लाई है वो तो पोटेंशियल के कारण है, करंट की कम हो गई तो पावर कंजम्पशन कम हो गई, तो डिवाइस खराब हो जाएगा। इसीलिए अलग अलग फार्मूले के डिपेंड करता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में हम डिवाइस को यूज कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, रेजिस्टेंस तो डिवाइस है, रेजिस्टेंस मतलब वो तो डिवाइस, चाहे पंखा हो चाहे एसी हो, वो तो लोड है। रेजिस्टेंस को हम बेसिकली कहते हैं लोड्स, राइट। आई होप ये फार्मूला क्लियर हो गया। और जो क्वेश्चन पूछा था अभी शगुन ने, क्लियर हुआ आपको? बहुत रिमार्केबल क्वेश्चन था। आगे चलूं? हाँ बेटे। इस वाले कॉन्सेप्ट की बात करें जो मैंने भी यहाँ लिखा है, तो ये मैथमेटिकली मैंने जस्टिफाई किया बेटा। मैंने क्या किया, v स्क्वायर दोनों तरफ, इन ऑर्डर टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ द इक्वेशन, दोनों तरफ v स्क्वायर से डिवाइड कर दिया।
डिवाइड करने के बाद क्या मैं मैथमेटिकली से ऐसे लिख सकता हूं या नहीं? तो ये मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन है, डेफिनेटली वी कैन डू सो। अब अगर वो पैरेलल में है, डिवाइसेस अगर पैरेलल में है तो हम कैसे लिखेंगे? पैरेलल का रेजिस्टेंस ये होता है, वहां वी स्क्वायर से डिवाइड किया था, यहाँ दोनों तरफ वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं नहीं? वी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो सीधी सी बात है टोटल पावर क्या हो गई यहाँ पर? P1 P2 P3, यानी कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो टोटल पावर इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर ऑफ द डिवाइसेस, राइट? आर यू क्लियर विद दिस और नॉट? ये दूसरा प्रूफ हो गया, ये हो गया जब अगर डिवाइसेस आपने पैरेलल में लगाए हैं। ये आज की क्लास का हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू दिस सर्किट। What is the current flowing through this circuit? That's what we need to find out. तो नई स्टूडेंट्स अगर इसकी आज की क्लास उन्हें 50% भी समझ आ रही है तो दे आर अंडर कंफर्ट जोन, क्योंकि जब वो सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन की क्लास अटेंड करेंगे जो अपलोड कर दी गई है तो ये बहुत बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा सर। और इसको एक बार दोबारा भी देख लेंगे तो इट्स रियली प्रूव्स टू बी वेरी गुड फॉर यू। जहां तक न्यूमेरिकल्स का सवाल है, व्हाट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, ये निकालना है हमें। यू हैव 3 minutes टू गेट द आंसर। सर 0.02। प्लीज यहां देखिएगा, इसे हम इसे ऐसे समझते हैं, ये बैटरी है, ये मान लिया फैन है, ये गीजर है, राइट, और ये वाटर मोटर है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये अक्रॉस फैन है या नहीं? ए और सी, अक्रॉस फैन, मतलब ए और सी की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव और नेगेटिव सबसे अक्रॉस किसके है? अक्रॉस मतलब किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? ए से, नेगेटिव सी से। तो देखा जाए तो इस सर्किट को हम कुछ, आप भूल जाओ कि ये ए बी और बी सी है, आप सिर्फ मान के चलो सिर्फ ए सी है।
राइट। तो हम ये देखते हैं कि बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड सी। अब इसके बाद के जो कनेक्शन है उसको हम एक्सटेंशन कहेंगे, और उस एक्सटेंशन में देखिए ए बी और बी सी एक साथ एक ही लाइन में, यानी कि ये दोनों किसमें हो गए, सीरीज में। 60 हो गया दोनों का सीरीज में होने के कारण। अब ये जो 60 है इस 30 के साथ किसमें हो गया, अगर मैं इसको अब these two 30 30 60 हो गया, तो इसको रिप्लेस करूंगा मैं तो किससे, 60 से करूंगा। मान लिया दोनों हट गया, अब सिंपल कर दिया ना मैंने सर्किट। अब ये कितना हो गया 60 ओम। अब ये 60 30 के साथ किस में आ गया, पैरेलल में, राइट। और अगर ये दोनों पैरेलल में है तो इन दोनों का भी नेट हमारे पास रेजिस्टेंस आ सकता है, वो हमारा नेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा। बताना 1/30 और प्लस 1, इन दोनों को पैरेलल में होने के बाद क्या रेजिस्टेंस आया। एसी उनके बीसी और एबी के साथ सीरीज में नहीं है। इट इज बैटरी सोर्स है। हम सर्किट को हमेशा, इसीलिए मैं थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस करा रहा हूं, आसान क्वेश्चन ये नहीं आने वाले क्वेश्चंस, लेकिन इससे आपको पता क्या क्वेश्चन आएगा, ये बस खत्म, एसी में बात खत्म हो जाएगी। बताओ करंट क्या है, तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, थोड़ा अलग से हटके काम करते हैं ना। बैटरी जो है वो एसी पर कनेक्टेड है, ए और सी के साथ, यानी कि द बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द टू टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट एप्लियंस एसी। उसके बाद के जो डिवाइसेस हैं वो एसी के साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो सर फिर उनको पोटेंशियल तो यहीं से मिल रहा है। अब ये जो नोड है यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, करंट का एक हिस्सा इधर चला जाएगा, मान लिया वो I1 है, इधर चला जाएगा वो मान लिया I2 है। और अब ये पूछना मत कि I1 और I2 कैसे निकलेगा, एक्चुअली ये KCL से निकलेगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि 12th क्लास का पार्ट है। निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, पर अभी नहीं, हम ब्रांच करंट को यहाँ नहीं निकाल रहे, राइट। निकालना चाहे तो अभी भी निकाल सकते हैं, विद इन नो टाइम वी कैन गेट द आंसर, राइट। लेकिन फिलहाल हमारा पर्पस ब्रांच करंट निकालने का नहीं है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगेगा फिर। आपको ये बात क्लियर हो गई। फिर ये दोनों 60 और 30 है बेटा, बेटे ए और अब ये जो आप सीरीज का मतलब क्या होता है, डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं या नहीं होते। ये सी है, ये बी है, ये ए है, तो ये सी बी के साथ, बी फिर ए के साथ सीरीज में तो होगा फिर। बिल्कुल ऑब्वियसली एक ही लाइन ही तो है, ये दोनों, ये बिल्कुल एक ही लाइन है। तभी तो थोड़ा हटके क्वेश्चन करा रहा हूँ कि सो दैट आपको समझ आ जाए सर्किट्स क्या आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स ले रहे हैं हम। तो ये दोनों के क्या हो गया, 60 60 30 के साथ क्या आया, नेट रेजिस्टेंस क्या आया। व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, 1/30 प्लस 1/60 इज इक्वल टू 1/R टोटल, कितना है 20 ओम। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 20 ओम। हमें करंट चाहिए, पोटेंशियल हमारे पास है V इक्वल टू IR। करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस आ गया 20, पोटेंशियल गिवन है 2, तो करंट कितना आ गया 2/20, 1/10 0.1 आ गया है नहीं। करंट कम्स आउट टू बी 1 एम्पियर। मैं पहले बता रहा हूं भाई, इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 2% है। आप लोगों ने कहा थोड़ा एडवांस लेवल भी करना चाहिए, इसलिए करा। क्या कराऊं या फिर वही 10th के क्वेश्चन से बात खत्म करें। क्लियर हो रहा है ना, आज क्या क्लियर है, अब आगे चले। आई होप सो कि ऋषिता अंशिका शायद समझ आ रहा है या नहीं। आई एम वेरी मच कंफ्यूज राइट नाउ। क्या बात है भाई, तो क्या तुम्हारी आंसर शीट ने भी बहुत अच्छा बताया था। ऋषिता की आंसर शीट मैंने चेक की थी, गुड। 18th क्वेश्चन मेरी एक शीट का है, मैं शीट ले रहा हूँ, पहले बता दूं कौन सी शीट है ये।
ये 12th क्लास का डीपीपी है, उसके कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं, क्योंकि 12th में भी चैप्टर का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो थोड़ा सा अलग हटकर हमें कुछ अच्छा पता लग जाए तो हमें चीजें आसान हो जाएंगी। और पर्पस यही है कि भाई बोर्ड का पेपर तुम्हें बहुत ऑर्डिनरी लगना चाहिए। अब देखो यहाँ मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट मी सी कि हाउ मेनी ऑफ यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा मैं रफी डायग्राम बना रहा हूँ। क्वेश्चन है फर्स्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड सेकंड रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए और बी के बीच में क्या रेजिस्टेंस है ये निकालना है हमें। ए और सी के बीच में क्या रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। तो ये टी वाई के नोट पे इसका भी हाँ 10 ओम। पहले केस के अंदर टर्मिनल मेन टर्मिनल पॉइंट है ए बी, आंसर। देखो ट्राई करना चाहोगे या बताओ। एनी आंसर अटेंडिंग द क्लास फ्रॉम होम, बताओ। 5। ए और बी को ध्यान से देखिए। वी नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। मेन टर्मिनल हमारे ए बी हैं। ए और बी अगर हमारे मेन टर्मिनल हैं वो डी के साथ और सी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये 10, ये 10 और ये 10 तीनों हो गए सीरीज में 30, और ये 30 इस 10 के साथ हो गया, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात, पैरेलल में। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया इस पूरे होल ब्रांच का।
अब वो इस 10 के साथ और इस 10 के साथ सीरीज में आ गया, तब टोटल रेजिस्टेंस आया अक्रॉस ए एंड बी। तो हमने ऐसे है बी और सी जो है, ए और सी, ए और बी को देखो ना, बी है ना ए और बी, तो ये जो डी है और ये जो सी है, इन लोड्स की कोई वैल्यू नहीं है, हम क्लोज सर्किट लेके चल रहे हैं, क्योंकि डी और सी ओपन सर्किट हो गया। ये है, यहां पे फ्लो जो करना है ऐसे करना है, यू नीड टू फ्लो लाइक दिस, ए और बी में वो जो डीसी के बीच है वो वाला काम। ये काउंट करना है बिल्कुल। तो हम यू फ्लो करेंगे ना, तो हम पहले इसको बॉड मास जैसे करते हैं ना मैथ्स में, बीच वाले सर्किट को पहले कॉम्प्लिकेट को सिंपल करेंगे। 10 10 10 30 हो गया, तीनों सीरीज में। ये 30 इस टेस्ट के साथ क्या हो गया, पैरेलल में, तो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस आ गया, उसमें ये 10 और 10 ऐड करके सीरीज में बता अब कितना आंसर आया, बताओ। हाँ बेटे, बेटा मैं कह रहा था कि ये 10 10 10 ये आपस में सीरीज में होगा, ये 30 हो गया, ये इस 10 के साथ पैरेलल में आएगा तो नेट रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये इस 10 और इस 10 के साथ दोनों सीरीज में आ जाएंगे। हम बी और सी को नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ए और बी में है। तो पहले हम ये जो बीच वाला सर्किट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और उसको करने के बाद इस टेस्ट के साथ हमारे पास नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ, और उसमें 10 और 10 ऐड कर देंगे। क्या है, 27.5 इज द राइट आंसर। इसका आएगा 27.5। वन अपॉन आर टोटल इज 1/30 प्लस 1/10, इससे आर टोटल आ जाएगा। तो या आर टोटल को अगर मैं पी और क्यू कह दूं, दिस इज इक्वल टू पी क्यू, और नाउ ए पी, पी क्यू एंड क्यू बी दे आर इन सीरीज, स्ट्रेट लाइन सिंपली ऐड कर देंगे। अब अक्रॉस ए सी देखना, ए और सी अक्रॉस ए सी, अक्रॉस ए सी देखना, बढ़िया है। अक्रॉस ए और सी में क्या करेंगे, अक्रॉस ए और सी में ये डी को हम नेग्लेक्ट करेंगे और बी को नेग्लेक्ट करेंगे। हम कैसे ए और सी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, हम ए पी के आर एस अगर मैं से नाम दूं अक्रॉस ए सी में, तो हम यू मूव कर रहे हैं, एक तरीके से हाइपोथेटिकली बता रहा हूं मैं, ए और सी में यू मूव कर रहे हैं, बार बार मैं लाइन क्रिएट कर रहा हूं। तो पी आर और आर एस ये दोनों हो गए सीरीज में, पी क्यू और क्यू सी ये भी हो गए सीरीज में, तो 20 यहाँ 20, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, 1/20 1/20 2/20 20/2 10 आ गया।
तो ये जो पूरा सर्किट है अब ये रिजॉल्व हो गया 10 में, ये 10, ये 10 और फिर ये 10, ये तीनों किसमें हो गए? सीरीज में। कितना आ गया? 30। सर एन के बाद कौन सा? ये पूरा का पूरा जब सिंप्लीफाई होकर ऐसे 10 हो गया ना ये यूं, सर ए और ई वाला अब ये एपी पीएस राइट और दिस एससी हो गया 30, 10 प्लस 10 प्लस 10, तो 30 इज आंसर अक्रॉस ए एंड सी राइट। अगले क्वेश्चन पे जाऊं। क्लियर है? सभी को क्लियर है? मैं पहले बता रहा हूँ थोड़े टिपिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को अगर समझ आ जाती है ना, जैसे कल लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस दिए थे, आपसे कहा था टोटल बिल बताओ, तो जो हमारे बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है वो इससे 6 टाइम इजी होगा, तो हमारा वहां गलत होने के चांस खत्म होगा। दैट इज द ओनली पर्पस राइट। और जिसे साइंस लेनी है उसको तो हाईली एडवांटेजियस है। आगे चलो। बाई व्हाट परसेंटेज, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई व्हाट परसेंटेज will the illumination of the lamp, will the illumination, will the illumination of the lamp decreases if the current drop by, if the current drop by 20%, if the current drops by 20%. Now the question, what do you mean by this? What exactly we are supposed to find out? क्या निकालना है इसमें? By what percentage will the illumination? ना तो यहाँ कोई पावर की बात हो रही, ना करंट की बात हो रही, एनर्जी की बात हो रही है। एक्सीलेंट। तो कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। एक्सीलेंट किया, बिल्कुल ठीक। यानी यू आर कंसर्न अबाउट व्हाट? इल्यूमिनेशन मींस हीट एनर्जी, यानी कि आई स्क्वायर आरटी की बात हो रही है। दिस इज अ हिंट। इल्यूमिनेशन जो होगा हीट तो बाय डिफॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। और इल्यूमिनेशन को कैसे करेंगे? हाँ, तो उसमें फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी पहले तो लाइट आएगी, तो पूरा हीट एनर्जी बनेगी। तो इल्यूमिनेशन एंड द हीट एनर्जी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर। अब इल्यूमिनेशन का कोई फार्मूला हमने पढ़ा है तो हम उसको किस वे में देखेंगे? हीट एनर्जी की वे में देखेंगे। देखो आप करो। यस, वी आर कंसर्न अबाउट द हीट एनर्जी, यानी कि हमें हीट एनर्जी में कितना डिक्रीज आया वो निकालना है। योर 2 मिनट्स। अभिनंदन, समझ में आ रही है क्लास सारी? क्या बात है, एक्सीलेंट आंसर। 36% इज करेक्ट। मान लिया ओरिजिनल करंट आर है, रेजिस्टेंस राइट ऑफ द बल्ब हम आर लेके चल रहे हैं,
और t इज द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज। अब नया जो करंट है वो कितना हो गया, 80% हो गया, नहीं 80% ऑफ आई, राइट, 80/100 ले लिया ना। Drops by 20%. हाँ, तो नेट करंट कितना रह गया, 80। And minus 20. कोई बात नहीं, क्लियर। तो 4/5 आई हो गया ना, सीधा लिख दिया, अदरवाइज यूं लिखना था ना, आई माइनस 20% ऑफ, तो यही आएगा, राइट, क्लियर हो गया। तो नई हीट एनर्जी क्या होगी, नया करंट, रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, टाइम फॉर तो सेम लेना होगा हमें कि भाई जितनी देर के लिए, जब जो है हमारा करंट डिक्रीज नहीं हुआ था, जब डिक्रीज हुआ तो टाइम फॉर द फ्लो ऑफ करंट रिमेन्स विद द सेम। अब परसेंटेज है मैथमेटिकल फार्मूला, एच डैश माइनस एच अपॉन एच इंटू 100। तो यहाँ अगर हम देखते हैं ये कितना आ रहा है भाई, 4/5 आई स्क्वायर, राइट, इंटू आर टी, 16/25 इंटू एच, भाई आई स्क्वायर आर टी तो एच ही हो गया ना, तो नई हीट क्या होगी, 16/25 ऑफ एच, पुट द वैल्यू। बेटा सबको क्लियर हो रहा है मैंने क्या किया है यहाँ। तो यहाँ पर देखो आपको ना माइनस में आ रहा होगा आंसर, नहीं माइनस में आना चाहिए, आपने एच माइनस एच डैश किया होगा ना, मैंने एच डैश माइनस एच किया, राइट, क्योंकि डिक्रीज है तो, हाँ तो -30%, कोई बात नहीं 30% भी ठीक है, हाँ डिक्रीज हुआ, ऐसा नहीं है कि आप एच माइनस एच डैश कर देंगे तो गलत हो जाएगा, वो भी ठीक। अब उसने परसेंटेज पूछी है, ये तो ना बस नेगेटिव पॉजिटिव परसेंटेज बताओ, वो तो मैं अपने लेवल पे बता रहा हूँ, क्लियर। किस लैंप का रेजिस्टेंस ज्यादा है, 60 वॉट का एक लैंप है, एक 100 वॉट का लैंप है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द सेम सप्लाई, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू द सेम, मान लिया सेम सप्लाई, इसकी है 220 वोल्ट, इसकी भी है 220 वोल्ट, दोबारा आसान कर, 60 वॉट, पावर क्या होती है, वी स्क्वायर बाई आर, तो पावर ऑफ द फर्स्ट 60 वॉट, पोटेंशियल तो वही है, इंटू 60, तो आर 60, अरे ये सब करने की क्या जरूरत है, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी कह दूं, resistance is reciprocal to power, right, निकाल सकते हैं ना आप। अगले क्वेश्चन पे जाए, व्हाट टू वेस्ट टाइम ऑन इट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, कैलकुलेट द करंट थ्रू दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट निकालिएगा। मैं जो अपना टेस्ट लूंगा ना उसमें ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दूंगा, ये मत सोचना कि मैं टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूँ, राइट, टेस्ट तो टेंथ से रिलेटेड होगा। ये ओम है, ये रेजिस्टेंस है, मैंने उनका साइन नहीं लगाया बस, 2.5, 2.5, 100 वोल्ट प्लस और माइनस,
A, this is B, C, D. What is the total current? निकालना। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि जो बैटरी है कौन मोस्ट इमीडिएट पॉइंट से कनेक्टेड है। बैटरी कौन से मोस्ट कनेक्टेड, कौन सा, एक तो ये है, एक ही है, नहीं, पॉजिटिव इस ए से कनेक्टेड, नेगेटिव इससे कनेक्टेड, बाकी एक्सटेंशन ऑफ द सर्किट है। कोई बात नहीं, क्या है आंसर? कोई बात 2.5 क्या है? करंट आया है, रेजिस्टेंस आया, क्या है? कोई बात नहीं, ध्यान दे, ध्यान देखिए ध्यान से, 12th क्लास का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था आपसे कि हमेशा बैटरी को देखो मोस्ट इमीडिएट पॉइंट कहां से कनेक्टेड है, यहां से और यहां से। अब इसके बाद का सारा एक्सटेंशन है, तो सबसे दूर जाओ, बैटरी से सबसे अवे जो सर्किट है उसको देखो पहले। रूल ये कहता है। तो 2 और 4 किस में आ गया? 6 सीरीज में। ये 6 12 के साथ जब पैरेलल में आया, ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ये 6 ये 12 के साथ पैरेलल में आ गया। 1/12 प्लस 1/6 दैट अमाउंट्स टू व्हाट? 4 ओम। 4 ओम आ गया। ये 4 ओम इस 2 ओम के साथ 6 हो गया। ये 4 ओम हो गया ना, टोटल का टोटल ये कितना आ गया? 4 ओम। ये 4 इस 2 के साथ क्या हुआ? सीरीज में 6। अब ये 6 इस 6 के साथ क्या हुआ? पैरेलल में। ये 6, ये 6 जो है इस वाले 6 के साथ पैरेलल में हो गया नहीं? ये दोनों, अरे भाई ये पूरा का पूरा 4 हो गया था, इस 2 के साथ 2 प्लस 4 6,
अब ये जो 6 है ये इस 6 के साथ अक्रॉस होने के कारण पैरेलल में हो गया, यानी 6 and 6 दे आर इन पैरेलल, यानी कि 3 1/6 प्लस 1/6 2/6 6/2 3। अब ये जो 3 है, अब ये पूरा का पूरा 3 हो गया, ये 3 इस 6 के साथ फिर पैरेलल में आ गया, राइट। तो अगर ये इसके साथ पैरेलल में आया तो कितना आया, 1/6 प्लस 1/3, क्या आंसर आया? तो पक्का देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, निकाल दो जाए। 1/6 प्लस 1/3 18 आ गया ना एलसीएम। तो फिर 16 आ जाएगा। 1/6 प्लस 1/3 ये कह रहा हूँ। हाँ, तो 2 ही आया। 2 आया ना, ठीक है। अब ये 2 इस 6 के साथ किस में आ गया, ये पूरा 2 हो गया पैरेलल 6 के साथ पैरेलल में, तो 1/6 प्लस 1/2 बताओ कितना आ गया जी, 2 आएगा। 1/6 3/2 3/2 कैलकुलेशन में 3/2 आएगा ना, ठीक है, यानी 1.5। तो 1.5 हो गया, ये 2.5 के साथ कितना आ गया 4, ये 1.5 इस 2.5 के साथ सीधा किसमें हो गया, सीरीज में, तो 4 हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया पूरे सर्किट का, 4 और ये भी, तो 100 इज इक्वल टू I इंटू 25 एम्पियर इज आंसर। हाँ, ये 2.5 और 1.5 ये दोनों सीरीज में आ गए, पैरेलल में क्यों होंगे, क्योंकि ये जो हमारा आ गया पूरा का पूरा 1.4 1.5, 1.5 ये है, ये 1.5 है, ये 2.5 सीधी लाइन में है, ये 1.5 4 हुआ, 2.5 1.5 4, they are not across each other, they are along a straight line। 4 आ गया, 100 by 4 25 एम्पियर इज आंसर, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन है ना, मैं होम असाइनमेंट के तौर पे दूंगा अलग से, for students who would like to have an interest in going advanced related to this topic। आपका टेस्ट तो हो ही रहा है, राइट, उसके साथ साथ आपका एक डीपीपी अलग से दूंगा, सब्जेक्टिव डीपीपी, राइट, वो कंपलसरी नहीं होगा, ऑप्शनल है, मन है तो करना उसे, राइट, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कुछ अभी आप कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, मैंने करा दिया तुम्हें, फॉर दैट मैटर आई एम टेलिंग यू कि आप करोगे तो आपने अगर साइंस लेनी है तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं कि हमने थोड़ा टाइम टेबल में चेंज किया, क्यों चेंज किया, ट्यूसडे और थर्सडे हम ले रहे थे मैथ, और वेडनेसडे और मंडे हम ले रहे थे फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी है, तो हम हफ्ते में 4 दिन क्लास के लिए मिलते थे। अब क्लास हुई, क्लास होने के बाद फिर टेस्ट भी रख दिया, अब आपको घर पहुंचने में आधा पौना घंटा लगेगा, तो 1 घंटे का टाइम के बाद फिर टेस्ट, तो कहीं ना कहीं टाइम की कंजम्पशन ज्यादा हो रही थी, और वो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। मैं तो 4 दिन पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम में पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपका बहुत अच्छे लेवल पे फर्क है। अगर सपोज मान के चलो हम 4:30 से 6 क्लास लेते, तो क्या हम 6:30 टेस्ट रखते, हमें लगभग 6:45 या 7 बजे ही टेस्ट रखना पड़ता, हो जाके 8 बजे खत्म होता, तो ये देखा गया तो 4 बजे घर से निकले हुए एक क्लास के लिए 8 बज गए या नहीं बज गए, मैं गलत कह रहा हूँ बताओ। तो फिर मैंने इसे इस तरीके से डिसाइड किया कि जो हम सालों से लेते आए हैं, बस इसी साल नहीं लिया था, कि ट्यूसडे और थर्सडे मैथ के बाद फॉलोड बाय साइंस, जैसे आज हुआ, तो वही 4:30 से 7:15 7:15 7:30
डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। पेरेंट्स को कह देना कि भाई क्लास में आने का टाइम फिक्स है, जाने का फिक्स नहीं है। हो सकता है 10-5 मिनट पहले छुट्टी हो जाए, जो कि चांसेस कम होते हैं, या 10-5 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं, राइट। तो वही 7:15 तक आप मान के चलो, 7:30 भी हो सकते हैं कई बार। 10-5 मिनट का ब्रेक भी देना पड़ता है क्लास से दूसरी क्लास के बीच में। तो आज हमने कंसंट्रेट किया अपने आप को। अब आप बड़े हो गए हो, अब 10th क्लास में, अब छोटी क्लास में नहीं हो आप। 11th में जब आओगे तो 11th के अंदर तो एक दिन में ही 6-6 घंटे की क्लास होती है, राइट। और खासकर अगर आपने हायर लेवल की पढ़ाई करी तो आपको कम से कम स्कूल में 3 बजे और उसके बाद रात को 9 बजे तक कथा सुननी है, राइट। और फिर 9 बजे के बाद पढ़ना है, फिर 2 बजे तक पढ़ना है, 4 घंटे सोने को मिलेंगे, फिर स्कूल भागना है सो। जिसे अगर एक ही बार में कोई बड़ा टेस्ट क्लियर करना है, वो तो अगले 2 साल सो नहीं पाता, तो 5 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता, तो पे वक्त ही नहीं है, क्योंकि स्कूल वाले अलग से होमवर्क देंगे, प्रैक्टिकल वर्क होगा। और इधर से अगर आज आपने सीबीएसई का एंट्रेंस किया तो वहां का टीचर अलग से काम देगा, अगर आपने एक सिंसियर स्टूडेंट नहीं किया तो डिसअपॉइंट हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए आप मेहनत करने की आदत डालो। हमने 2.5-3 घंटे का ये जो सेशन लिया, अब इस सेशन को घर जाकर आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो, 1.25 घंटे का ब्रेक ले लो, 1.5 घंटे का ब्रेक ले लो, टीवी देख लो, कुछ और कर लो, 9-9:30 बजे दोबारा बैठ जाओ और एक बार उठा के शीट को देखा, फटाफट कर दिया, आधा 1 घंटा लगेगा बस। तो ट्यूसडे और थर्सडे समर्पित है मैथ और साइंस को। वेडनेसडे मैंने 90 मिनट्स का टेस्ट रखा है आपका, 1-1 घंटे का टेस्ट था, मैंने 90 मिनट्स का उसको टेस्ट कर दिया, लेकिन वो टेस्ट प्रैक्टिकली होगा 1.25 से 2 घंटे के बीच का ही, करना 90 मिनट्स में है। तो आप है ना, मतलब कहना क्या चाहता हूँ, आपकी स्पीड हद से ज्यादा बढ़े, इसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और उसके अंदर मेरी पूरी कोशिश रहेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दूंगा, ये पूरा सॉल्व करके आंसर लिखना पड़ेगा जिसमें, राइट। और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो आपको मिलेंगे, जल्दी मिलने वाले हैं। तो उन टेस्टों का मकसद क्या है भाई, एक मैथ का होगा 1.5 घंटे का, एक साइंस का होगा 1.5 घंटे का, यानी कि ये ऑलमोस्ट वही है जो 4 टेस्ट एक ही वीक में अटेंड करने थे। और हम संडे का टेस्ट 1.5 घंटे का ले रहे थे, लेकिन संडे का टेस्ट 2 घंटे का होगा, वो सब्जेक्टिव ही रहेगा। और प्लस में जिन्होंने जो हमारे उसमें सभी टेस्टों के साथ हैं, जैसे पहले मैं 5 टेस्ट बोलता था ना, उनको एक स्पेशल डीपीपी अलग से दिया जाएगा सब्जेक्टिव, सॉल्यूशंस का 3 दिन के बाद दिया जाएगा। और उसके अंदर हल्के क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़ा हटके क्वेश्चन होंगे, थोड़ा डिस्टर्ब करने वाले क्वेश्चन होंगे। डिस्टर्ब का मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, बस मतलब यही है, प्रैक्टिस करो भाई, सीधी सी बात है। टेस्ट का मकसद है प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कराना, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी के कई टेस्ट हो गए, अभी और भी कई होंगे। अगर हम वीकली टेस्ट रखते तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर खत्म, एक टेस्ट डेढ़ टेस्ट होता, बोर्ड के एग्जाम आ जाते, इतने काम खत्म था। तो टेस्ट जो है हमारी मोनोपली रही है, और टेस्ट हम बहुत ज्यादा कंडक्ट पहले से ही कर रहे थे, अब तो हमारे पास बहुत अच्छे साधन हो गए। तो आप इस तरीके से शेड्यूल को लेकर चलें कि 4:30 से 6 आप वेडनेसडे और मंडे टेस्ट देंगे, ट्यूसडे थर्सडे आप मैथ फिजिक्स, मैथ और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं भाई जिनको 2-3 दिन तो देने ही पड़ते हैं, बिना टाइम दिए आप इसमें आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। और सैटरडे को बायोलॉजी का सेशन रिप्रोडक्शन जैसे ही खत्म हो जाएगा, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन आपको लाइव में आ जाएगा। और जिस दिन हमारा हेरिडिटी एवोल्यूशन बायोलॉजी खत्म हुआ, तो आपके पास फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन सेल्फ स्टडी के लिए मिल गए, संडे को फिर टेस्ट है। आप दूसरे सब्जेक्ट भी निभा सकते हो, मंडे को भी निभा सकते हो, वेडनेसडे को भी निभा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बहुत ज्यादा जो है क्वांटिटी ऑफ टाइम आपका ले लिया। ट्यूसडे थर्सडे का काम ट्यूसडे थर्सडे को कंप्लीट कर लो, चाहे उसके ऊपर 1% भी मत पढ़ना, अगर आपका सिर्फ सीबीएसई की है तो फुल मार्क्स आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर आपने इसे ईमानदारी से निभाया। मेरे टेस्ट आपने इसलिए देने चाहिए क्योंकि आप इसे नंबरों से मत देखो, मैं 1000 बार कह चुका हूँ, कम भी आए नंबर कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा आ जाए तो फूलना नहीं है। कम आए तो देखो भाई क्या गलती की है, क्या स्पीड के कारण मेरा आंसर गलत हो गया, राइट, या मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी,
ये छोटी छोटी बातें हैं दैट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन ए स्टूडेंट ऑफ 95% परफॉर्मर एंड ए 100% परफॉर्मर। और इस दोनों की बराबर एक्सीलेंसी में जाना है तो लगे रहो, फिर भी गारंटी नहीं है एक्सीलेंसी। तो ये नहीं कह सकता कि फिर भी 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। और अगर काम करते रहोगे, दिन उस दिन आपका स्ट्राइक कर गया तो हो सकता है 100 भी आ जाए, लेकिन 100 लेना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। फिर फायदा क्या सर? कई पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि सर 98, अभी मेरे पास अभी कुछ साल पहले की बात है, 98 मार्क्स आए हैं मेरे बच्चे के, सर मैं डिसअपॉइंट हूँ। हमने तो 100 आउट ऑफ 100 के लिए भेजा था। तो मैडम आप प्लीज डोंट माइंड, अपनी 10th और 12th की मार्कशीट ले आओ, पहले मुझे दिखाओ आपने 100/100 लिए। आप इस बच्चे का नाश कर दोगे। 98 पे भी आप डिसअपॉइंट हो। मैं तो 95% अपने बेटे के, मैं तो टीचर हूँ, 95% आने पे मैंने मिठाई बांट दी थी। कौन सी दुनिया में रह रहे हो आप? 100 आ जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाती, 98 आ गए तो कौन सा कैरियर खराब हो गया। और बच्चे का 10th का 9th का रिजल्ट 56% है एंड 10th में 98% है। ये ओवर स्मार्टनेस कई बार खुद को नुकसान दे जाती है, राइट? वो उसके बच्चे की आंखों में आंसू आ रहे हैं, मतलब उसको तो लगा ना मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। तो ये गलत है। तो आप नंबर गेम में मत पड़ना, नंबर गेम से कुछ नहीं होने वाला। अब तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया, सभी टेस्ट कर दिए, बीए के लिए भी टेस्ट है अब तो राइटिंग में। तो अपने आप नॉलेज बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ बस, राइट? और सीधी सी बात है भाई, आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले इंफॉर्मेशन नॉलेज के लिए हमें टीचर्स पर, स्कूल टीचर्स या कोचिंग पे कहीं ना कहीं डिपेंड रहना पड़ता था। आज तो आप एक टॉपिक डाल दो गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगे उस पर। एक बच्चा माहिर वहां से भी हो सकता है, कोई दौराई नहीं, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ आप इसलिए थोड़ा ना बैठे हो कि आप मुझे चैप्टर सीखना है, आप तो यहाँ इसलिए बैठे हो सीखने के लिए, तो आप पे बहुत सारे साधन हो गए या नहीं हो। There is no need to attend the classes with the objective of learning. Learning is available everywhere, right? अगर कोई सीखना चाहे उसे मिल रही है। हम तो यहाँ इसलिए बैठे हैं कि भाई हम थोड़ा सेकंड, पहले चैलेंज था सीखना भी है और अपनी प्रेजेंटेशन भी इंप्रूव करनी है। अब सारा फोकस प्रेजेंटेशन पर है। हम तो यहाँ क्लास इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों की मिस्टेक्स आपको पता लगे, आपकी स्पीड बढ़े, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को एनकाउंटर कर जाओ, ये पर्पस है। ये तो मैं क्यों यूट्यूब पे अपनी क्लास डालता हूँ, राइट? इसीलिए डालिए भाई कि आप वहां पर भी देख लो, किसी का कोई टॉपिक निकल गया तो सीखना अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर। हमको इंफॉर्मेशन के साथ नहीं, हमको तो चीजों की जड़ से पकड़ करके अपनी एक्सीलेंसी में परफॉर्मेंस लानी है। उसके लिए टेस्ट और टीचर से पता लग जाता है भाई मैं कहाँ सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, मुझे क्या करना है। चलो डिसिप्लिन एटीट्यूड आ जाता है कि भाई आज जैसे मैंने काम दिया, आप जो सिंसियर स्टूडेंट होगा करके भेजेगा। तो एक तरीके से कहते हैं ना, कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग जरूरी होती है छोटी उम्र में, तो मॉनिटरिंग है और कुछ नहीं। गुड नाइट, अगली क्लास में मिलते हैं।